ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए? तो सभी ट्रेड के लिए है जिनके में भी आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, टोटल कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल सिर्फ और सिर्फ हम लोग 22 क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि यार वर्कशॉप कैलकुलेशन तो सिर्फ 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके लिए मैं 250 क्वेश्चन क्यों पढ़ूं, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। तो ये उनके लिए ठीक है कि भाई आप 250 क्वेश्चन पढ़ने में आलस कर रहे थे, सिर्फ 22 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। जो आप लोग बोलते रहते हैं ना कि सर जैसे क्वेश्चन पूरा करवा दो, उसके बाद भी कमेंट आता है कि सर इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है उसको बता दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे टाइटल आप देख रहे होंगे VVIQ। ठीक है, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। मतलब अगर आपका 250 क्वेश्चन अगर आप नहीं देख पाए, बाकी बच्चों ने तो हो सकता है मैक्सिमम देखा भी हो, जिन्होंने 250 क्वेश्चन की सीरीज देख रखी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका क्या होगा, यहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस को देखोगे, आप पहले से जानते होंगे, तो एक अच्छी रिवीजन हो जाएगा कि चलो ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। पर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिन्होंने वर्कशॉप कैलकुलेशन नहीं दिखाया, जिन्होंने प्लान कर रखा था कि यार 6 ही क्वेश्चन तो है, इसका देख लिया जाएगा, छोड़ दूंगा, आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो देखा जाएगा, इस टाइप से सोच रखा था, तो उनके लिए फायदेमंद होने वाला है कि भाई यहाँ पे सिर्फ हमें कितना क्वेश्चन देखना है, 250 में से मैं 22 क्वेश्चन बाहर निकाल के ले आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इन्हीं 22 क्वेश्चन को देखने से आपके एग्जाम में 6 के 6 पे पूरे मैच हो जाए या फिर 4 मिल जाए। ठीक है, वैसे मैक्सिमम चांस है कि इसमें से हो सकता है आप में मिल जाएगा तो अच्छी बात है, और ना भी मिले, लेकिन अगर एक वीडियो देखने से आपका काम बन सकता है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये करना है कि वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए, बस एक वीडियो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ एक वीडियो। सोचिए इसके लिए बस थोड़ा सा टाइम आप निकाल लेंगे तो शायद आप एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाए और अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा www.globalit.org। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको फोन में गूगल में सर्च करना है क्या, ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। फिर इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा, ये ऑप्शंस आपको आपके फोन में दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे वर्कशॉप कैलकुलेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ 2 ऑप्शन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, सॉरी इधर सेकंड ईयर है, इधर फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नीचे को आप स्लाइड करेंगे तो आराम से स्लाइड करना, आप देखेंगे ओवरव्यू लिखा हुआ ना, यहाँ नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख रहे हैं पहले के यहाँ पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, सिलेबस वगैरह है, फिटर फर्स्ट ईयर NS4 लिखा हुआ है और नया सिलेबस है, फिर टॉप 50 है। इसके जस्ट नीचे 5वें नंबर पे देखेंगे सुपर 22 क्वेश्चन स्पेशल फॉर सीबीटी एग्जाम 2023। देख रहे हैं सुपर 22 क्वेश्चन स्पेशल फॉर सीबीटी एग्जाम 2023। इसको क्लिक कर करके बिल्कुल आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो आपको समझ में आया, आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 22 क्वेश्चन करवाऊंगा और इनको अच्छे से देख करके जरूर एग्जाम में जाना। और सिर्फ एग्जाम में जाना ही नहीं है, जब वहां से पेपर दे के आएंगे ना तो नीचे कमेंट करके भी इसी वीडियो के नीचे बताइएगा कि सर इसमें से कितना मैच हुआ था। ठीक है, तब मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सीरीज में पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सिर्फ 22 क्वेश्चन देखने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में आपके 25.4 mm होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। कितना mm होता है? 25.4 mm। कभी कभी सेंटीमीटर का पूछ लेता है। 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है या फिर 25.4 mm होता है। भाई mm है, फिर उसमें आप क्या करो 10 का भाग दे दीजिए, सेंटीमीटर में बदल जाएगा तो 2.54 हो जाएगा। तो ये तीनों ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, mm में सेंटीमीटर जो भी है, mm वाला पूछा था 25.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट है आपकी, क्या एसआई यूनिट पूछ रहा है, किसकी? हीट की, उष्मा की। उष्मा की एसआई यूनिट क्या होगी? उष्मा की एसआई यूनिट क्या होगी? तो देखिए हमारे पास ब्रिटिश वाला होता है, मीट्रिक वाला होता है और एसआई यूनिट होती है। ब्रिटिश वाला मीट्रिक में हमारे एमकेएस और सीजीएस जो दोनों रहते हैं ना मीट्रिक में आ जाते हैं। तो ब्रिटिश वाला हो गया
और आपका मीट्रिक वाला हो गया जिसमें एमकेएस और सीजीएस आ जाते हैं, और उसके बाद एसआई यूनिट होती है जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक का मतलब है कि आप कहीं पर भी, मतलब चाहे आप इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, किसी भी देश में चले जाएं तो वहां पे इसका मात्रक यही रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय होता है जो कि सबके लिए बनाया गया था। तो वही पूछ रहा कि उष्मा की एसआई इकाई क्या होगी, तो उष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। और एमकेएस वाला भी जूल होता है, दोनों जूल है। एसआई पूछे चाहे एमकेएस पूछे, दोनों मात्रक क्या है? जूल है। जबकि वहीं पे उष्मा का पूछ दे सीजीएस वाला, तो सीजीएस वाला क्या होता है? कैलोरी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होगा आपका? कैलोरी होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। एक कैलोरी में कभी कभी ये भी आ जाता है, एक कैलोरी में 4.187 जूल भी होता है, पर जनरली ऑप्शन में आपको 2 ही तक मिल जाता है, 4.18 जूल। ठीक है, ये चीज हो गया। जो सेंटीग्रेड हीट यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तो ये देखिए आपका क्या होता है, तो किसी भी पानी का या किसी जल का, कह लीजिए द्रव का, ठीक है, तो पानी का 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है, सॉरी इस कौन सा सेंटीग्रेड वाला है, तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। या फिर इसे शॉर्ट में CHU भी लिखता है, CHU भी लिख देता है। ठीक है। उसके बाद बात करें ब्रिटिश थर्मल यूनिट की, तो ये हमारा क्या होता है? BTU या फिर BTHU लिख देता, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है कि 1 पाउंड जल का ताप कितना बढ़ाना? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी हमें उष्मा की आवश्यकता होगी वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस की बात करेगा जब बढ़ाने के लिए, तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट हो जाता है। बाकी वैसे कैलोरी भी है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमें आवश्यकता पड़ती है उसे कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ जूल सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है? देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इकाया हो गया, इकाइयां रहेगा। क्या रहेगा? मूलभूत इकाइयां, यूनिट, मात्रक। यूनिट का मतलब क्या? मात्रक या इकाइयां। तो ये पूछ रहा है फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो देखिए हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, राशियां, मूलभूत राशि 7 होती है और मूलभूत मात्रक भी उन्हीं 7 राशियों से बने हैं। तो 7 मूलभूत राशियां होती है और 7 मूलभूत मात्रक भी होती है जिन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, मूलभूत इकाइयां कहते हैं। तो मेन हमें वो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 7 राशियां हमारे पास होती है। मूल राशियां जो होती है हमारे पास कितनी होती है? जो मूल राशि होती है फंडामेंटल आपका होता है क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, वो कितना होता है? मूल राशि वो आपके 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास ना। ठीक है, 5वां हो जाएगा विद्युत धारा। ये मूल राशि है, क्या है? सब मूल राशि है। 6ठा हो जाएगा हमारे पास तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा है और तापमान के लिए। ठीक है, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता कह सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता। और लास्ट होता है हमारे यहाँ पदार्थ की मात्रा। ये कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे सीरियल से याद करना है आपको। बस ये पता होना चाहिए कि 7 हमारे पास मूल राशियां होती हैं। तो ये जो मूल राशि हो गया, इनका जो मात्रक होगा उन्हीं को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। या फिर जो आपका मूल इकाइयां लिखा हुआ है, मूल मात्रक या मूल इकाइयां, वही बात हो गई। तो इनका जो मात्रक होगा वही मूल मात्रक कहलाएगा। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, ये सब हमारे मूल मात्रक हैं। विद्युत धारा का एम्पियर और प्रकाश की तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मूल। तो ये जो 7 हो गए, 7 मूल मात्रक हो गया और ये 7 मूल राशियां हो गई। इन्हीं मूल राशियों से जो अन्य राशियों का ना, जैसे क्षेत्रफल, तो वह इन्हीं से बनाया जाता है। तो उनके व्युत्पन्न, मतलब जो इनके द्वारा उत्पन्न होगा उनको व्युत्पन्न बोलते हैं।
तो यह जो 7 मूल मात्रक हो गए, इन मूल मात्रकों से जो मात्रक बनेगा उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, मतलब इन्हीं से उत्पन्न हुआ मात्रक है। तो वही यहाँ पे पूछा था मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है, तो मूलभूत कौन कौन सी है, तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, यही सब है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसमें तीनों ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए द्रव्यमान के बाद आयतन आ गया है, इसमें क्षेत्रफल आ गया है, लंबाई, दाब, देखिए इसमें दाब आ गया, आयतन आ गया है, तो ये अलग आ गया। क्योंकि जो क्षेत्रफल है, जैसे क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई किसी भी चीज का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो सकता है। आयत का ले लीजिए, तो चौड़ाई हो या लंबाई हो, दोनों में बात मीटर में ही तो मापा जाएगा, लंबाई भी मीटर में मापी जाएगी और चौड़ाई भी मीटर में मापी जाएगी। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। जबकि हमारे पास क्या था, जो मूल राशि का मात्रक था, सॉरी लंबाई का मात्रक मूल राशि में क्या था, मीटर था। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर कहां से आया, मीटर मीटर का गुणा करके, मतलब हमने मूल मात्रक का प्रयोग करके एक दूसरा मात्रक मीटर स्क्वायर बना दिया। तो वो कहां से उत्पन्न हुआ, मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक, मीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। और इसकी जो राशि है क्षेत्रफल है, अभी क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमारा मूल राशि और वो होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो गया, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेमी और 18 सेमी। देखिए परिमाण पूछा है, देखिए इंग्लिश में देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, परिमाप होता है, परिमाण लिख दिया, परिमाप रहना चाहिए, क्या परिमाप की बात करता है। ठीक है, आयत का परिमाप पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आयत कैसे होता है पहले ये देख लीजिए आप, आयत यही तो होता है, ऐसे ही आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। कह रहा है लंबाई कितना है, लंबाई 20 कह रहा है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 18 कह रहा है। यह 20 सेंटीमीटर हो गया, यह 18 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब आपको मालूम होगा कि किसी भी आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए अगर यह 20 सेंटीमीटर है तो यह भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें मालूम है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 18 सेंटीमीटर है तो यह भी 18 सेंटीमीटर होगा। अब ये हमें पता चल गया। परिमाप का मतलब पहले समझ लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। परिमाप, आयत का क्या पूछा है, परिमाप। क्षेत्रफल पूछता तो आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई सीधे हो जाता है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिमाप पूछा। परिमाप का मतलब होता है परिमाप, मतलब चारों तरफ की माप। परि का मतलब परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, और माप मतलब मापना। तो आयत के चारों तरफ की माप का मतलब क्या होगा, चारों तरफ मतलब यही तो, एक तरफ, दो तरफ, तीसरी तरफ और चौथी तरफ, मतलब इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, चारों तरफ की माप पता चल जाएगी। कहने का मतलब है 20 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 18, चारों को आपस में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, चारों तरफ की माप हो जाएगी। बहुत आसान होता है। त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाओं की माप आप ले लेंगे, तो परिमाप का मतलब होता है बस उसके चारों तरफ की माप ले लेना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 20 है प्लस 18 है प्लस 20 है प्लस 18 है, 20 20 40, 18 18 36, 40 30 70 6 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इतना दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। कभी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, कहने का मतलब है कि यहां से दशमलव खत्म करना है। क्या करना है, हमें दशमलव खत्म करना है। चलिए पहले संख्या को लिख लेते हैं, 0 दशमलव, ठीक है, यहाँ दशमलव थोड़ा गाढ़ा कर दूं, ठीक है। कितने 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो हो गया, 3 संख्या भी है 6 5 9। इसको किस में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इस संख्या में गुणा करते हैं उसी संख्या से, और उसी का भाग दे दे तो दशमलव खत्म होता है। किसका, जैसे यह संख्या है हमारे पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। दशमलव, जितना संख्या हमें दशमलव खत्म करना पड़ता है उतना ही 1 के आगे जीरो बढ़ाते हैं। कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, मतलब मुझे 1 के आगे 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो, और उतने से ही हम नीचे गुणा भी कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो इसमें भी। तो आप देखिए कोई फर्क पड़ा, अगर मैं इस संख्या में इतना का गुणा भाग कर देता हूं तो बात वही होगी, ये दोनों कट के फिर यही माना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पे 6 जीरो है ना, और आपको ये चीज मालूम होगा, अगर आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कभी भी अगर किसी दशमलव वाली संख्या में हम इस तरह से 1 के गुणक में 0 है और उसका गुणा करते हैं, तो जितना 0 होता है दशमलव उतना दाहिनी ओर खिसक जाता है। 6 जीरो है तो दशमलव कहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, लास्ट में दशमलव लगाने कोई मतलब तो है नहीं। इसका मतलब जब इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 659 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 659 बटे जो था वो लिख लीजिए, क्या 1 के बाद 3 3 6 जीरो था, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी वाला देखिए सबसे बड़ा यही दिख भी रहा है,
1 2 3 4 5 6 जीरो है और एक है 664/6 जीरो वाला। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्यों 6 जीरो वाला लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव था तो हमें 6 जीरो वाला चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि इतना दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ये क्या? 100। प्रतिशत का मतलब ये 100 होता है, तो दशमलव को हमें किसमें बदलना? परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने का मतलब है 100 का गुणा। और अगर देखिए किसी भी संख्या को, अगर नॉर्मल संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं, और अगर प्रतिशत को नॉर्मल संख्या में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ध्यान से देखिए, संख्या को किसमें बदलना है? अगर संख्या को बदलना है प्रतिशत में, संख्या को कहां बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे? तब उसके लिए हम लोग गुणा करेंगे कितने का? 100 का। आई बात समझ में? क्या होगा? गुणा होगा 100 का। 100 का क्या होगा? गुणा होगा। लेकिन अगर हमें प्रतिशत को, हमें क्या करना? किसी प्रतिशत में कोई संख्या दी गई है, प्रतिशत वाले को किसमें बदलना है? नॉर्मल संख्या में बदलना है। प्रतिशत वाले को नॉर्मल संख्या में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में प्रतिशत को नॉर्मल में बदलना है तो हम उसमें 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दशमलव वाली संख्या है उसे प्रतिशत में बदलना है, मतलब संख्या को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना। संख्या से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा 0.456 किसमें बदलना है? प्रतिशत में, तो 100 का गुणा होगा। 100 का गुणा कर दिया। अभी हमने आपको बताया कि कभी भी जब इस टाइप से गुणा होता है तो एक के बाद जितना जीरो लगा होता है दशमलव उतना अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है, और भाग देने पे उल्टा होता है। जब भाग देंगे तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, और जब गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा। तो एक के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। 1 2 45.6 यह बदल जाएगा प्रतिशत में, क्योंकि हमने 100 का गुणा किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पानी का क्वथनांक क्या होता है? इंग्लिश पॉइंट देखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उबलना। पानी जिस टेम्परेचर पे उबलने लगे, खौलने लगे, वो उसका क्वथनांक या फिर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पर पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो कौन से टेम्परेचर पे वह खौलता है, या फिर दूसरी भाषा में बोला जाए वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। बात समझ में आती है? देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब कोई ठोस हमारा पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाए। जैसे बर्फ है, ठोस अवस्था में पिघल जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। तो बर्फ से जब वो लिक्विड अवस्था में आएगा तो वो उसका जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ से लिक्विड अवस्था में आया, पानी वाले अवस्था में आया, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा कि पिघल गया। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या? पिघलना, जिसे गलनांक कहते हैं कि किस पॉइंट पे वो गला। तो जब कोई ठोस से द्रव अवस्था में आता है तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जब कोई द्रव से भाप अवस्था में, वाष्प वाली अवस्था में, द्रव से किसमें जाए? द्रव से, लिक्विड से किसमें चला जाए? भाप वाली अवस्था में चला जाए या वाष्प वाली अवस्था में चला जाए, तो वह उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा घरों में बॉइलिंग का मतलब क्या, मैंने बताया ना, खौलना, याद आ जाएगा। जब पानी खौलने लगता है, टेम्परेचर पे आप रखे होते हो गैस वगैरह पे, पानी खौलता है तो उसमें से क्या भाप निकलने लगती है। जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है? भाप निकलने लगती है। इसका मतलब पानी का क्या हो गया? वह द्रव से भाप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। इसका मतलब वह टेम्परेचर जिस पे वो भाप में परिवर्तित हो रहा है वह क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा या बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो कितने पे होता है? तो वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे वह आपका भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है? पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। वर्ग का हमें क्या पूछ रहा है? भुजा पूछ रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। यह फॉर्मूला भुजा को क्या दिखा देता है? भुजा को ए से दिखा देते हैं। किससे? ए से, इसीलिए फॉर्मूला में ए स्क्वायर लिख देता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? वर्ग की भुजा चाहिए कि एक भुजा का क्या मान है। तो यहाँ पे हमें क्या क्षेत्रफल मालूम है, तो आप कह सकते हो भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों एक ही बात हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 625 mm है।
625 mm स्क्वायर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब भुजा स्क्वायर बराबर यह है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 625 mm स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें भुजा चाहिए, तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा इज इक्वल टू, यह अंडर रूट में चला जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब यह बाहर निकालने के लिए क्या होगा, तो आपको मालूम है 25 25 से हम 625, 625 किसका वर्ग है, 25 का है, वर्गमूल किसका वर्गमूल है, 25 का। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा, 25 mm। क्या आ गई आपकी, भुजा आ गई, क्या आ गई, 25 mm आ गई। ऑप्शन देखिए सी आपका सही हो जाएगा। तो बस ये नॉर्मल फार्मूला है, इस पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को। आसान क्वेश्चन है, आपको एक फार्मूला अगर याद है तो बिल्कुल आसानी से काम कर लेंगे, नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। घनत्व, घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से। रो मतलब घनत्व इज इक्वल टू होता है m अपान v। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब द्रव्यमान होता है, m का मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब आयतन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इकाई आयतन या एकांक आयतन का मतलब एक होता है। अगर कहीं पे एकांक आयतन लिख रहा है या इकाई आयतन लिख रहा है उसका मतलब क्या होता है, एक होता है। तो कह रहा है कोई पदार्थ है उसका द्रव्यमान के इकाई आयतन को क्या कहेंगे, मतलब आयतन को अगर एक कर दिया जाए। इकाई आयतन का मतलब क्या, इकाई आयतन, इकाई आयतन या एकांक आयतन का मतलब होता है कि आयतन को अगर एक कर दिया जाए। आयतन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आयतन का मान हम एक ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। क्योंकि अगर द्रव्यमान में आप एक का भाग देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपके पास क्या बचा, द्रव्यमान बचा। तो वही पूछा कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे। तो देखिए जब प्रति इकाई यहाँ एक कर दिए तो द्रव्यमान बचा, द्रव्यमान किसके बराबर है, घनत्व के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन वाला जो द्रव्यमान बचता है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। देखिए ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वह कितना होती है, एक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा आसान भी याद रहेगा, एक। ठीक है, जल ही जीवन है, वो कहते हैं ना एकमात्र साधन है, तो आपको पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप कर लोगे, क्यों कर लोगे, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन आया था तो हमने इस चीज को सॉल्व किया था। कौन से वाले में देख लेते हैं, उसको दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। जो 4 नंबर पे क्वेश्चन था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दो की बात हुई थी ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया है अगला वाला, इसमें भी उसी से रिलेटेड है। तो उस चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, कि कौन कौन से दो प्रकार होते हैं किसके, इकाइयों के प्रणाली के। तो देखिए सिस्टम की बात करें, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे कौन से है, तो मौलिक और व्युत्पन्न। मैंने बताया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल मतलब मूल और डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न। तो मूल राशि हमारे पास कितनी थी, 7 थी, 7 मूल राशियां थी, और उससे जो उत्पन्न होंगी उन्हीं को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो हमारे मेन दो होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था चौथे नंबर वाले क्वेश्चन में, एक बार फिर से उसको देख लेना। बाकी जो ब्रिटिश एंड मिस्टिक है तो आपका सिस्टम के अंतर्गत आता है। पद्धतियों के कि कौन कौन से पद्धति है, तो एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, तो ये उसमें आ जाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 529 का वर्गमूल क्या है। 529 का वर्गमूल, देखिए वर्गमूल हो या वर्ग हो, आपको मैंने पहले भी बताया क्लासेज वगैरह में कि 30 तक याद रखना चाहिए। मतलब आप 30 तक उसको रट लो, चाहे जैसे भी आप 30 तक याद रखो। इससे फायदा होगा कि एग्जाम वगैरह में आपको क्वेश्चन वगैरह भी जल्दी सॉल्व करने में आसानी होगी। कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करे उसमें भी आ जाएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं कोई संख्या आ गया तो आप वर्गमूल निकालने में टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे 529 का पूछा था कि 529 का वर्गमूल क्या था। 529 का वर्गमूल होता है 23 का होता है। आपको 30 तक याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। आप 23 का देखोगे तो 529 आ जाएगा, नहीं पता है तो ऐसे टाइम लगेगा ना। 23 का 23 में गुणा कर लेंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 दूना 4, यहाँ पे 9, 6 6 12 को 2, हासिल 1 4 1 5 529। तो 23 का वर्गमूल क्या है, 529 का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा क्या, लीवर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, लीवर को उत्तोलक कहते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो उत्तोलक होता है ना,
थोड़ा इधर उधर साइड कर लेते हैं तो थोड़ा काम बनेगा, फिर इनको बाद में समझा जाएगा फिगर किस लिए है। ठीक है, देखिए मेरे पास जो उत्तोलक होता है वह 3 प्रकार का होता है। जो लीवर कहिए, लीवर या फिर इसी को हम लोग क्या उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट ऑर्डर जो यहाँ कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहिए या प्रथम प्रकार उत्तोलक कहिए। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय प्रकार उत्तोलक, द्वितीय प्रकार उत्तोलक। उसके बाद आएगा हमारे पास तृतीय प्रकार उत्तोलक। ये 3 प्रकार के उत्तोलक हैं। ठीक है, इनको अभी देख लीजिए, थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे तो क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे पहचानते हैं कौन प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, कौन द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, कौन तृतीय प्रकार का? जैसे आप पूछा है ना कि ये व्हील बैरो, ये पेयर ऑफ सीजर, फायर टोंग्स, लाइम स्क्वीजर, कि इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर लीवर है? तो एक तो है लोग याद करते हैं कि यह जो नाम आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर में प्रथम प्रकार में होता है या द्वितीय प्रकार में होता है। फिर जब एग्जाम में बैठते तो भूल जाते हैं कि कौन सा प्रथम में रटा था, कौन सा द्वितीय में रटा था। तो अगर आप तरीका जानते रहोगे ना तो इनको रटने की जरूरत नहीं, कौन किस में आता है, बस उनको देखोगे और आप पहचान जाओगे। कैसे? अभी देखना, आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। देखिए पहले में कह रहा प्रथम प्रकार का उत्तोलक। उत्तोलक में हमारी 3 चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेंगी पहले उनको देख लेते हैं। 3 चीजें रहेंगी हमारे पास। एक होता है फलक्रम। क्या होता है? फलक्रम, जिसे हम लोग आलंब बिंदु कहते हैं। आलंब बिंदु, जिस पॉइंट पर कोई वस्तु घूमती है वो उसका फलक्रम या आलंब बिंदु कहलाती है। जैसे तराजू देखा है आपने ना, जहां से तराजू इधर उधर घूमे, जैसे ये कैंची दिख रही है तो यह पॉइंट दिख रहा है। कैंची को जब आप चलाओगे तो इस पॉइंट पे, यही पॉइंट है जो सहारा दे रहा है, जिसके सहारे घूम रहा है, तो जहां से वो घूमेगा उसका क्या कहलाएगा? फलक्रम। या देखिए स्क्वीजर, मतलब नींबू निचोड़ने की मशीन है, इसमें छेद करना भूल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे पिन बना हुआ है, तो जब इसको आप चलाओगे, ऊपर नीचे दबाओगे तो यह कहाँ घूमेगा? तो स्पिन के सारे यहाँ पे ऊपर नीचे होगा, यहाँ घूमेगा, तो यह इसका फलक्रम कहलाएगा। मतलब जिस पॉइंट से वो घूमता है उसका आलंब बिंदु या फलक्रम कहलाता है। दूसरा चीज हमें पता होना चाहिए, भार। ठीक है, वेट कह लीजिए, W से भी दिखाते हैं, भार या फिर लोड भी कह सकते हैं। लोड या फिर भार, लोड या फिर भार, 2 चीजें हो गई। आलंब बिंदु पहला, दूसरा लोड या फिर भार हो गया। और तीसरा हमारे पास होता है एफर्ट, EFFORT, एफर्ट। इसको हम लोग प्रयास भी कहते हैं। प्रयास, किसी चीज को काम करने के लिए जो बल लगाते हैं, जो प्रयास करते हैं काम करने का, इसको P से भी डिनोट किया जाता है। वैसे जो वेट वाला, भार वाला, इसको W से डिनोट करते हैं या फिर कहीं कहीं L से भी डिनोट कर देता है। ठीक है, फलक्रम वाले को F से डिनोट करते हैं। ये 3 चीजें, FWP, ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, वेट क्या है? तो जैसे अब कैंची है या फिर ये ले लीजिए, तो यहाँ पे नींबू रखेंगे आप, यहाँ बीच में नींबू रखेंगे, तो जो नींबू आपने रखा था यहाँ वजन लगेगा, वजन बढ़ गया तो यह वेट कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? भार या वेट कहलाता है। जहां से यह घूम रहा था यह फलक्रम कहलाएगा। अब इस नींबू को दबाने के लिए हमें यहाँ पे बल लगाना पड़ेगा ना, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जहां प्रेशर लगाएंगे या प्रयास करेंगे नींबू को दबाने का, यही हमारा एफर्ट कहलाएगा, जिसे P से या E से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। तो ये 3 चीजें हमें पता होना चाहिए कि किसमें कहां होता है। देखिए जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, इसमें F बीच में रहता है। F मतलब फलक्रम। फलक्रम हमारा कहां रहेगा? आलंब बिंदु है, जो फलक्रम है हमारा वो बीच में रहता है। और दोनों साइड क्या होते हैं? तो एक साइड हमारा होता है भार और एक साइड होता है प्रयास। तो प्रयास को P से दिखाइए या E से दिखाइए। ठीक है, क्या? प्रयास। और दूसरे साइड हमारा क्या होता है? लोड होता है, भार कह सकते हैं, W से दिखाइए या L से दिखाइए, यह हमारा भार होता है या लोड होता है। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक तब कहलाएगा जब फलक्रम बीच में हो और भार और प्रयास, मतलब किधर भी है, भार उधर हो सकता है, प्रयास उधर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना फलक्रम बीच में हो। तो इस टाइप का किसमें होता है? तो आपने तराजू देखा होगा। क्या देखा होगा? तराजू। ठीक है, तराजू इस तरह से होता है ना, बीच में हमारा पकड़ने के लिए लगा होता है, और इधर हमारा क्या होता है? इधर एक साइड बटखरा रखेंगे और एक साइड हम लोग वस्तु रखेंगे। तो तराजू में क्या होता है?
बीच में जब यह इधर वजन रखेंगे तो इधर घूम जाएगा, इधर रखेंगे इधर। कहां से घूमता है? तो जहां हमने बीच में से पकड़ रखा है यहां से घूम रहा है, तो यह बीच वाला क्या हो गया? इसका फलक्रम हो गया। तो यही बोला था कि बीच में फलक्रम आना चाहिए। जिधर हमारा क्या होगा, एक साइड बटखरा रख देंगे, एक साइड भार। जिधर वस्तु रखेंगे उधर भार कहलाएगा, मतलब डब्लू। जिधर बटखरा रखेंगे उधर क्या कहलाएगा? हमारा प्रयास कहलाएगा या लोड कहलाएगा। तो बीच में क्या आ गया? फलक्रम आ गया। इसका मतलब जो तराजू है यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन सा कहां आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय वाले में डब्लू बीच में होता है। क्या बीच में होता है? डब्लू, भार या लोड कह लीजिए। यह कहां रहता है? बीच में रहता है। पहले वाले में एफ बीच में, दूसरे वाले में डब्लू बीच में। अब दोनों साइड क्या, एक साइड आपका प्रयास या फिर एफर्ट कह लीजिए, और दूसरे साइड अब क्या बचा? आपका फलक्रम बचेगा। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। दूसरी साइड क्या बचेगा? हमारा फलक्रम बचेगा। एफ से जिसे डिनोट करते हैं फलक्रम, आलम्ब बिंदु। तो यह किसमें होता है? तो अभी हम लोग देख लेंगे किसमें होगा। तृतीय प्रकार में क्या होता है? पहले में एफ बीच में, दूसरे में भार या लोड जो भी है बीच में, तीसरे में बचा क्या? प्रयास वाला बच गया। तो जो हमारा पी है, प्रयास है, वह बीच में रहेगा, और एक साइड हमारा क्या होगा? भार होगा, डब्लू होगा या एल होगा कह लीजिए, और एक साइड हमारा क्या होगा? पी होगा, प्रयास, सॉरी प्रयास तो बीच में हो गया ना, फलक्रम होगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है। प्रथम वाले में फलक्रम बीच में, द्वितीय वाले में भार बीच में, और तृतीय वाले में प्रयास बीच में। बाकी तो अपने आप हो जाएंगे ना, जो बीच में हो गया, बाकी जो दो बचे अलग, मतलब दोनों साइड हो जाएंगे। तो बस आपको बीच वाला याद रखना कि प्रथम में याद करने का तो एफ डब्ल्यू पी, ऐसे याद कर लीजिए कि एफ डब्ल्यू पी, पहले में एफ बीच में, दूसरे में डब्ल्यू बीच में, तीसरे में प्रयास बीच में। अब पहचानेंगे कैसे? अब ये देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अब समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास 3 प्रकार के उत्तोलक थे। कौन कौन से थे? प्रथम प्रकार वाला था, द्वितीय प्रकार वाला था और तृतीय प्रकार वाला था। पहचान क्या है मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से पहचानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन दिया है, पूछा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर वाला कौन है? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होना चाहिए? फलक्रम बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फलक्रम बीच में होना चाहिए। पहला कह रहा है कि ए व्हील बैरो। व्हील बैरो का मतलब है कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, जो आपको यहाँ दिखाया गया है। यह जो है ना, यह ऑप्शन ए का फिगर है, यह वाला। ठीक है, ऑप्शन ए का फिगर है व्हील बैरो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बीच में हम लोग क्या रखेंगे? बीच में हम लोग रखेंगे कूड़ा। यहाँ कूड़ा रखने के लिए दिया हुआ, तो जब कूड़ा रखेंगे मतलब यहाँ पे क्या पड़ेगा? भार पड़ेगा, मतलब डब्लू। यहां से हम हाथ से पकड़ करके इसे ढकेलेंगे, मतलब यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे ढकेलने का। इसका मतलब यह जो हैंडल दोनों है, यहाँ पे हमारा क्या काम करेगा? तो यहाँ पे हमारा पी काम करेगा, प्रयास काम करेगा, एफर्ट काम करेगा। और यह व्हील है, तो इसको जब हम उठाएंगे या नीचे रखेंगे, उठाएंगे तो घूमेगा कहां से? इस व्हील लगा हुआ है यहीं पे, यह घूमेगा। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? इसका फलक्रम हो गया, एफ हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे बीच में कौन है? बीच में भार आ गया। एक साइड एफ है, एक साइड प्रयास है। बीच में भार कौन से वाले का है? बीच में भार द्वितीय प्रकार का। इसका मतलब यह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक के अंतर्गत आ गया। यह ऑप्शन नहीं सही होगा। अगला है ए पेयर ऑफ सीजर। यहाँ पे जो आपको सीजर दिख रही है, कैंची दिख रही है, इसमें देखिए जब कैंची से हमें कोई सामान काटना होगा तो उसको यहाँ पे इसके आगे रखेंगे। जब रख के काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जब रखेंगे तो यहाँ वजन पड़ेगा, भार पड़ेगा। इसका मतलब इसका भार कहाँ आएगा? डब्लू या लोड या वेट। भार कहाँ आएगा? यहाँ आ गया। कहाँ से घूमेगी ये कैंची? तो जब भी ऊपर नीचे से चलाएंगे तो ये जो पॉइंट है इसी पे कैंची घूमेगी। ठीक है, यहाँ से घूमेगी, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? इसका फलक्रम हो गया। दबाएंगे कहां से? बल कहां से लगाएंगे? या हैंडल पकड़ करके यहाँ से चलाएंगे, इसको दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस हैंडल से यहाँ पकड़ के दबाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे प्रयास या एफर्ट, उसको काटने के लिए। देखिए इधर क्या हो गया? पीआई, मतलब यहाँ पे प्रयास आ गया, भार आ गया। बीच में क्या है? बीच में हमारा फलक्रम है। और प्रथम प्रकार के उत्तोलक में पूछा भी था फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फलक्रम बीच में रहता है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है यह प्रथम प्रकार वाला है, यही सही हो जाएगा। सीजर का मतलब कैंची होता है, ये याद रखना। और व्हील बैरो का मतलब कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी है। फायर टॉन्ग, देखिए इसका फिगर तो नहीं लिया मैंने। फायर टॉन्ग का मतलब चिमटा। चिमटा कैसे होता है? आपने देखा होगा, आग वगैरह उठाने के लिए जो चिमटा यूज किया जाता है, इस तरह से होता है ना, ये हमारे पास चिमटा होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? आग कहां पकड़ेंगे? यहाँ आगे पकड़ेंगे, आग पकड़ लेंगे। जहां आग पकड़ेंगे वहां पे लोड लग जाएगा, मतलब भार लग जाएगा, डब्लू या लोड। ठीक है, दबाएंगे कहां पे? तो बीच में दबा करके पकड़ते हैं। तो जहां दबाएंगे, जहां दबाने का कोशिश करेंगे, बल लगाने की कोशिश करेंगे, वो प्रयास या एफर्ट कहलाएगा। ठीक है,
और घूमेगा कहाँ से, तो यह इस हिस्से से घूमेगा, तो यह इसका क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा। इसमें बीच में क्या है, प्रयास है, एफर्ट बीच में है। किसमें प्रयास है, एफर्ट बीच में होता है, तो देखिए थर्ड प्रकार वाला में, इसका मतलब जो चिमटा होता है यह थर्ड प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। देखिए रटना नहीं पड़ेगा आपको। लाइम स्क्वीजर किसमें आएगा, तो यहाँ देखिए लाइम स्क्वीजर है आपका, इसमें बीच में एक नींबू रखेंगे तो यहाँ पे लोड पड़ेगा मतलब डब्लू, और दबाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे प्रयास हमारा काम करेगा, और घूमेगा कहाँ से, यहाँ से यहाँ फलक्रम का करेगा। बीच में क्या आ गया, बीच में डब्लू आ गया आपका। डब्लू किसमें बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में होता है, तो यह द्वितीय प्रकार का हो गया। ठीक है, लाइम स्क्वीजर मतलब नींबू निचोड़ने की मशीन। क्लियर हो गया होगा सारा मैटर, कौन कहाँ था। आगे भी देखिए सेम उसी में पूछा, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन दिया कॉमन बैलेंस, तराजू। तराजू हमने देखा अभी कि तराजू इस टाइप से होता है, एक इधर डब्लू लग जाएगा बाहर, इधर बटखरा रखेंगे तो मान लीजिए प्रयास लग गया हमारा, अब बीच में से घूमता है या फलक्रम हो गया। बीच में फलक्रम किसमें होता है, प्रथम प्रकार में होता है, इसका मतलब यह प्रथम प्रकार का है। जबकि यहाँ से क्या पूछा है, तृतीय वाला पूछा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। फोर्सेप्स, फोर्सेप्स का मतलब चिमटी होता है, जो यह फिगर है यह बी वाले का है, चिमटी यह है बी का। ठीक है, किसका ऑप्शन है यह बी वाले का है, चिमटी। फोर्सेप्स का मतलब चिमटी। अब इसमें देखिए ये फायर टोंग की तरह, जैसे आपका चिमटा था वैसे ही उसी का छोटा रूप चिमटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई चीज पकड़ेंगे, इस नुकीली चीज से छोटी चीज उठाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई चीज पकड़ेंगे तो यहाँ पे लोड लगेगा एल या डब्ल्यू, दबाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्रयास लगेगा, घूमेगा यहाँ से तो यह फलक्रम हो गया। बीच में क्या आ गया, पी आ गया, और बीच में पी किसमें होता है, तो यहाँ पीछे देखिए FWP बीच में तृतीय प्रकार के उत्तोलक में होता है। और यहाँ पूछा भी था तृतीय ऑर्डर लीवर कौन सा है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में पी बीच में होना चाहिए, और इसमें पी बीच में आ भी रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोर्सेप्स। ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक पेयर तो आपको मालूम है, इसमें फलक्रम कहाँ है, बीच में है, इधर प्रयास है हमारा, और यहाँ पे क्या है, लोड है, तो बीच में फलक्रम आ रहा है, मतलब प्रथम प्रकार का उत्तोलक यह भी हो गया, या दोनों प्रथम प्रकार वाले हो गए। लाइम स्क्वीजर, लाइम स्क्वीजर यहाँ नींबू यहाँ आएगा, मतलब डब्लू यहाँ आ गया, यहाँ से घूमेगा मतलब फलक्रम यहाँ आ गया, यहाँ से प्रयास लगाएंगे पी, FWP। देखिए इसमें डब्लू बीच में आ गया, तो यह कौन सा हो गया, द्वितीय प्रकार का हो गया, जबकि हमसे यहाँ पे तृतीय पूछा था। ठीक है, दूसरा वाला सही रहेगा ना, चिमटी वाला फोर्सेप्स। ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हार्स पावर में आपका 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में। लेकिन अगर यही मीट्रिक में पूछ देता, किसमें पूछ देता, मीट्रिक में पूछ देता, तो 735.5 वाट। क्लियर, 735.5 वाट हो जाता। तो यहाँ पे जब मीट्रिक में पूछता, लेकिन यहाँ ब्रिटिश में पूछा है तो 746 वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। देखिए किसी का आउटपुट क्या, पावर, पावर आउटपुट और पावर इनपुट, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, तो इनका अनुपात कहलाता है क्या, इफिशियंसी। क्या कहलाता है, इफिशियंसी, दक्षता कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, कहने का मतलब है किसी भी चीज को जो पावर दी जाती है उतना पावर हमें पूरा नहीं मिलता है। जैसे कोई आपकी मशीन है या डीजल इंजन है, जैसे कोई मोटर है, मोटर में जब आप बिजली दोगे मान लीजिए 220 वाट का, तो क्या वो पूरा एनर्जी हमें वापस देती है, नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि जब आप उसे दोगे वो मोटर को चलाने के लिए, मोटर होगा, मोटर को आप बिजली दोगे, हमारे पास क्या हो गया, मोटर हो गया, मोटर को बिजली दोगे और मोटर के द्वारा हम कोई मशीन चलाएंगे। यहाँ हमारी क्या, कोई चारा बालने वाली मान लीजिए मशीन हो गई, तो यहाँ पे बेल्ट चढ़ा होगा और इसको हमें चलाना है, तो हमने मोटर को पावर दिया ताकि मोटर चले, फिर इस मशीन को चलाए। हमने यहाँ पे जितना पावर दिया इस मोटर को, वो पूरी पावर हमें यहाँ मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब हम इस मोटर को पावर देते हैं तो मोटर घूमता है, मोटर घूमेगा तो क्या होगा, मोटर को घुमाने में कुछ पावर खर्च होगी, कुछ पावर मोटर के जो पार्ट है आपस में जब घूमेंगे तो वहां बियरिंग और जो शाफ्ट होगा आपस में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी तो करेंगे। तो क्या बियरिंग जो इस मोटर का पार्ट आपस में फ्रिक्शन करके वहां पे पावर को खर्च कर लिया, वो हमारे किसी काम आया क्या, किसी काम नहीं आया ना, मतलब वो नुकसान हो गया। इसलिए और यहाँ मशीन पे हमें क्या होगा, फिर उसकी जितना यहाँ मान लीजिए हमने 100 की पावर दिया तो पता चला हमें यहाँ पे 90 पावर मिली या 80 मिला, क्योंकि बाकी मोटर को घुमाने और उसके पार्ट आपस में फ्रिक्शन करने की वजह से खर्च हो गया। तो इसीलिए हम लोग जितना पावर देते हैं उतना पावर हमें नहीं मिलती है। इसलिए किसी भी मशीन की इफिशियंसी जो दक्षता होती है वो 100% नहीं होती है। हमेशा देखोगे तो 80% दक्षता है, 85% दक्षता है, 90% दक्षता है, 100% किसी मशीन की नहीं होती।
ठीक है, तो वही होता है कि हमने कितना पावर दिया और हमें पावर कितना मिला, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही बताता है कि मशीन की दक्षता कितनी है, उसकी इफिशियंसी कितनी है। किसी भी मशीन की दक्षता जितनी ज्यादा होगी वो मशीन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है tan 45 डिग्री का कितना होगा, मान पूछ रहा है tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 है। देखिए इसका आसान क्वेश्चन है कि अगर आपको जो ये टेबल होता है साइन कॉस टेन वाला जो हमारे पास टेबल, अगर टेबल का वैल्यू याद हो तो आप सीधे बता दोगे, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं याद है, अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम खराब होगा, लेकिन सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और एक आपने सुना होगा LAL, हम लोग पहले पढ़ते थे लाल बटे कक्का करके, इस तरह से हमें याद रहता था। क्या याद रहता था, पहला साइन को दिखाता है, दूसरा कॉस को, ठीक है कॉस, तीसरा टेन, फिर नीचे वाला वैसे कॉट, यह वाला सेक और यह वाला कॉसेक। इससे क्या फायदा होता था, एल मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो जैसे कोई पूछता था साइन थीटा बराबर क्या होता था, हम बता देते थे एल बाई के मतलब लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। और अगर एक कोई पूछ देता था कॉस बराबर क्या होगा, तो हम बताते थे ए बाई के मतलब आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, जब कॉट आता था तो आधार बटे लंब, सेक होता था तो कर्ण बटे आधार, कॉसेक मतलब कर्ण बटे लंब। इस तरह से हमें बताने में आसानी होती थी। तो यह साइन थीटा था, साइन 45 अंश का मान दिया, क्या साइन 45 अंश बराबर क्या 1/√2 है, 1/√2 है। अब साइन 45 बराबर क्या होगा, तो हमें मालूम है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि लंब का मान क्या है, लंब के सामने 1 है, कर्ण के सामने 2 है, मतलब इस त्रिभुज में लंब का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान √2 हो जाएगा, √2 है ना, ठीक है। यह लंब हो गया त्रिभुज का, यह हमारा कर्ण हो गया। इसका आधार हमें नहीं पता है, आधार नहीं पता है, जबकि हमें क्या चाहिए था, tan 45 का मान चाहिए था। किसका, tan 45 अंश। अब tan 45 अंश बराबर क्या होगा, तो यहां देखिए tan बराबर क्या, लंब बटे आधार, यल बाई ये मतलब लंब बटे आधार। तो हमें यहाँ से लंब का मान तो पता है कि लंब का मान 1, लेकिन आधार का पता नहीं है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे आधार का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, हमें इसका मान चाहिए ही, प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, √2 बराबर 2 हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर भेजेंगे क्या होगा, 2 में से 1 चला जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस हो गया। तो आधार बराबर क्या होगा, तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा। √1 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, आधार का मान मिल जाएगा हमें 1। अब यहाँ पे रख लीजिए इसका मान 1। अब देखिए tan 45 लंब बटे आधार, लंब का मान कितना वहां पे 1 है, आधार का मान भी हमने 1 निकाल लिया, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस है, या तो आपको सीधे वैल्यू पता हो तो आप सीधे निकाल लेंगे। अगला कह रहा है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस से द्रव में पिघले, द्रव में पिघल रहा, पिघलना मतलब मेल्ट होना, गलना, तो वह उसका गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कि किस टेम्परेचर पे वह जो ठोस था वो द्रव में बदल गया। तो जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस से द्रव में पिघलता है वह क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वथनांक कब होता, मैंने आपको बताया था कि जब वह क्या हो, वाष्प या भाप में बदलना शुरू कर दे, गैस या भाप में बदलना शुरू कर दे, तो वो पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द्रव्यमान ही तो होता है कि किसी पदार्थ की मात्रा कितनी है, जैसे हम कहते हैं ना कि इस पदार्थ में 1 kg इसकी मात्रा है, इसकी 2 kg मात्रा है, तो वह क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ में उसकी मात्रा उपस्थित है, निहित है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा उपस्थित, जो पदार्थ की मात्रा होता है वो क्या होता है, वही उसका द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सही है।
दरअसल ये पूछ रहा है कि एक साधारण मशीन है, उसका वेगानुपात और यांत्रिक लाभ। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज, इंग्लिश वाला देखेंगे ज्यादा सही समझ में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज को एम से दिखा देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। यह मशीन में होता है हमारे, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है, जिसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है, दक्षता कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ठीक है, आपने प्रणाली देखा होगा, कौन कौन सा होता है हमारे पास? एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस, और एक यहां लिख लेता हूं मैं एफपीएस। ये तीन तो मेन होते हैं हमारे पास। तो देखिए जो पहला वाला होता है, पूछा है एमकेएस वाला, पूछा है, हम लोग तीनों को देख लेते हैं ना। जो एफपीएस होता है पहला किसको दिखाता है? इसमें हम लंबाई के मात्रक को मापते हैं, दूसरे वाले में द्रव्यमान के, तीसरे वाले में समय, द्रव्यमान। ठीक है, देखिए अगर एफपीएस सिस्टम में है तो लंबाई को किसमें नापेंगे? एफ का मतलब क्या हो गया? फुट, तो लंबाई को फुट में मापेंगे। द्रव्यमान पी से क्या हो जाएगा? पाउंड। एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे। समय, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा था एमकेएस वाला, एमकेएस में भी देखिए पहला किसको डिनोट करेगा? लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान को, तीसरा समय को। तो एम से क्या हो गया? मीटर, एम से मीटर, मतलब लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान का पूछता तो के से किलोग्राम, के से क्या होगा? किलोग्राम होगा। और यस से क्या हो जाएगा? यस से हमारा सेकेंड हो जाएगा। समय का तीनों में सेम रहता है, तीनों में सेकेंड ही रहता है। सीजीएस में आ जाइए, पहला किसको दिखाएगा? लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय, वही चीज रहेगा। तो लंबाई को सी से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, जी से क्या हो जाएगा? ग्राम, और यस से क्या रहेगा? सेकेंड ही रहेगा। तो यहाँ पे हमसे एमकेएस वाला पूछा तो एम किसको दिखा रहा है? मीटर को। लंबाई को हम लोग मीटर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर वाला कौन सा? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एम अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर को दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी एवं 8 सेमी है? लंबाई कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो फार्मूला होता है, पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, आज किलोग्राम बहुत पड़ा होगा। तो लंबाई कितना है? 10 है, इंटू चौड़ाई कितना है? 8 है, 10 8 है 80 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में बताने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला था कि जो लोग पहले से देख रहे होंगे तो ये सीरीज, ये सारे क्वेश्चन पहले ही कराए जा चुके, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पहले से जानते होंगे। बट जो नए लोग थे, जो लोग सोच रहे थे कि भाई कम पढ़ करके काम हो जाए, तो ये उनके लिए था। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आने के बाद जो है कमेंट जरूर करके बताना आप लोग कि कितना मैच हुआ था आपका। ठीक है, थैंक यू।